नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी कहानी भिम्बा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर दाबिएगा ताकि मेरी जो भी नई कहानी है वह उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए भिम्बा शुरू करते हैं। भिम्बा एक गरीब मजदूर है और अपने इकलौते बेटे को बड़े जतन से पढ़ाता है। पेट काटकर पैसे बचाकर उसे शहर के नामी स्कूल में नाम लिखवाता है और हॉस्टल में रखता है। अपने बच्चे से उसे बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन इसके एवज में बेटा क्या देता है उसी की कहानी है, एक संवेदनशील कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं भिम्बा। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। सभी मजदूर अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन भिम्बा अभी तक अपना सामान ही सहेज रहा था। सामान से भरे बोरे को कंधे पर रखकर मुंशी जी के कमरे में प्रविष्ट किया। मुंशी जी अपने आंखों पर चश्मा लगाए हिसाब किताब में तल्लीन थे। भिम्बा सामान के बोरे को कमरे के एक कोने में रखकर हाथ मलता हुआ मुंशी जी के समक्ष जा पहुंचा। उस समय भिम्बा की स्थिति किसी पालतू कुत्ते की तरह लग रहा था, मालिक के आगे दुम हिलाते। मुंशी जी भिम्बा की ओर आकृष्ट होते हुए बोले, क्यों बे भिम्बा, क्या बात है? आज बड़ी देर तक विराजमान है, कोई खास बात है क्या? भिम्बा हकलाते हुए बोला, हुजूर, आपको तो पता ही है इस दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, वह कॉलेज में पढ़ता है। हरिजन हॉस्टल में फ्री में रह लेता है। एक वकील साहब के घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता है। उसकी पढ़ाई में मेरा एक पाई भी खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन कल उसके यहाँ से पहली बार पत्र आया है। उसे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। हुजूर की कृपा होगी तो। मुंशी जी अनुभवी व्यक्ति थे। अपने आंखों के ऐनक को ठीक करते हुए बोले, देख भिम्बा, तू तो अपने बेटे के लिए अपना पेट काट कर खर्च निकालता है, लेकिन इस मोबाइल युग में लड़कों पर भरोसा करना ठीक नहीं। अपने होठों पर जीभ फेरते हुए दोनों हाथों को जोड़े हुए भिम्बा मुंशी जी से बोला, हुजूर, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं है। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रहा है वह। पहले उसे सरकारी वजीफा भी मिलता रहा है, इधर कुछ दिनों से बंद हो गया है। शायद सरकारी खजाने में पैसों की कमी हो गई है। शहर की आबो हवा देहाती बच्चों पर एकदम सूट नहीं करता भिम्बा, एकदम नहीं। वह अनायास ही शहर की चकाचौंध में जाकर विचलित हो जाता है और अपने आप पर काबू न कर पाता है, भटक जाता है अपने पथ से। मेरा बेटा भी तो शहर में ही रहता है। शनिवार के शाम में घर आकर हम सबों से भेंट कर जाता है। मुंशी जी बोले, जी मुझे 150 रुपये चाहिए, भिम्बा बीच में ही टोकते हुए बोला। 150 रुपये? इतना रुपया लेकर वह क्या करेगा? अच्छा समझ गया, सिनेमा एवं अंट संट तो चलता ही होगा। पान सिगरेट तंबाकू तो आजकल कॉलेज के छात्रों का फैशन हो गया है। जानते हो, मेरा महजबा तो सिगरेट पान तंबाकू के अलावा कभी कभी शराब का भी मजा ले लेता है। मुझसे पैसा मांगता, लेकिन मैं उसे देता ही नहीं। पता नहीं कहाँ से इन खर्चों का जुगाड़ करता है। अच्छा, ये ले 100 रुपये, लेकिन अगले महीने की पगार से काट लूँगा। मुंशी जी बोले, जी बहुत अच्छा, लेकिन 100 रुपये पाकर भिम्बा हकलाया। मुंशी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप खिसक जाओ, रात अंधेरी है। अंधेरी रात, साथ में कर्ज के 100 रुपये, सुनसान रास्ता, रास्ते में चोर डाकुओं का भय। यह सोचते ही भिम्बा को ठंड महीने में भी पसीना छूटने लगा। फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। डर के मारे उसके हलक सूख रहे थे, पैर कांप रहे थे, तनिक भी आहट पर चौंक जाता था। खैर, हनुमान चालीसा और इष्ट देव का स्मरण करते करते अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी उसी का इंतजार कर रही थी। अगले दिन वह काम पर नहीं गया। अगले दिन भिम्बा शहर जाने के लिए
अहले सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तैयार हो गया। धोती के खूंट में रुपए को बांधकर कमर के निकट रखकर निश्चिंत हो गया। वह अत्यधिक सतर्क था, कहीं रास्ते में पॉकेटमारों से पाला न पड़ जाए। भिम्बा नंगे पांव, खुले बदन, कंधे पर अपनी कमीज को टांगे हरिजन छात्रावास के फाटक पर पहुंचा। दरबान से अपने बेटे के बारे में पूछा। दरबान उसे फाटक पर ही इंतजार करने को कह उसके बेटे को बुलाने के लिए चला गया। भिम्बा को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था कि वह पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में कर रहा है। निश्चय ही उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनेगा। इतने में दरबान के पीछे पीछे सूरज, उसका बेटा, दिखाई पड़ा। सूरज आकाश के सूरज की तरह चमक रहा था। एक क्षण तो उसे अत्यंत खुशी हुई कि उसके परम पूज्य पिताजी आए हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी कपूर की भांति काफूर हो गई। सूरज यह सोचकर मन ही मन दुखी हो रहा था कि कहीं उसका कोई मित्र यह न जान जाए कि उसके पिताजी अत्यंत गरीब हैं, फटी पुरानी हालत में रहते हैं। अब तक के हाँके गए सारे डिंग उल्टा न हो जाए, यही सोचकर वो दुखी हो रहा था। समाचार बात के बाद सूरज अपने पिता को वहीं से वापस कर देना चाहता था, लेकिन भिम्बा उसके कमरे में जाना चाहता था। दरअसल भिम्बा अपने मन का संशय निकाल लेना चाहता था कि उसका बेटा सही रास्ते पर है या मुंशी जी के बेटे की तरह भोग विलासी है। न चाहते हुए भी सूरज को अपने पिता को हॉस्टल के अंदर लाना पड़ा। सूरज के कमरे में आकर भिम्बा का छाती गर्व से प्रफुल्लित हो गया। उसके बेटे और मुंशी जी के बेटे में आकाश पाताल का अंतर था। उसका बेटा विलासी नहीं बल्कि शालीन है। उसी समय सूरज के मित्र गौरव, चंदन, प्रकाश वहां आ गए। सूरज की तो मानो जान ही निकल गई। आखिर जिसका भय था वही हो गया। वह किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में चुपचाप खड़ा था। उसके दोस्त मन में जिज्ञासा लिए खड़े थे कि जीर्ण शीर्ण कपड़ों में उपस्थित यह बूढ़ा कौन है और यहाँ सूरज के कमरे में क्या कर रहा है। अपने दोस्तों के मन की बात को ताड़ चुका था सूरज। उसने अपने मित्रों से अंग्रेजी में कहा, मीट माई फादर्स फ्रेंड, ही हैज कम टू गिव मी मनी। सूरज को मित्रों से अंग्रेजी में बोलते सुन भिम्बा को बड़ी खुशी हुई। उसका मन मृदंग बल्लरियों उछलने लगा। तभी चंदन बोल उठा, अच्छा तो ये तुम्हारे पिताजी के यार हैं। भिम्बा को समझ में आ गया कि उसका बेटा अंग्रेजी में अपने दोस्तों से क्या कहा है। इतना भी ना समझ नहीं था वह, पढ़ा लिखा नहीं था तो क्या हुआ, दुनिया के दाव पेच से पूर्ण वाकिफ था वह। यह सुनते ही भिम्बा को मानो उसका कलेजा फट गया हो। उसकी आंखों में अंगारे और समस्त शरीर में रक्त कणों की अजीब संचार होने लगा। उसे पीड़ा, जलन, कसक, टीस होने लगी और वह उन्मादित हो जला। उसके सपनों का महल अनायास ही बालू का ढेर बन गया। उसका दिल चाक चाक हो गया। उत्पीड़न के मारे अपने अधरों को काट खाया वह। उसके होठों से खून बहने लगा। तत्क्षण उसके अरमानों का गला घुट गया। वह सरेआम अपने आप को नंगा महसूस करने लगा। आंखों में आंसू की चमकार के साथ भिम्बा उसके दोस्तों से बोला, नहीं मालिक नहीं, मैं इसके पिता का यार नहीं, मैं तो इसके माँ का। चटाक चटाक सूरज का भरपूर तमाचा भिम्बा के दोनों गालों पर पड़ा। वह सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शनैः शनैः वह अपने छाती को पकड़े किसी तरह फाटक तक आया, लेकिन उसके हृदय के तार टूट चुके थे। वह अपने आप को काबू में न रख पाया, वहीं गंदी नाली में गिर पड़ा। उसके अचेतन तन पर न जाने कितने कीड़े रेंग रहे थे। वह चेतना शून्य हो चुका था और देखने वाला कोई न था। कहानी समाप्त हो जाती है और मुझे आशा है कि यह एक संवेदनशील कहानी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।